और रैली इसलिए रखी गई क्योंकि सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ यात्रा पूरे देश भर में हम लोग निकाल रहे हैं। और अभी अभी मैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में इस यात्रा को करके आया। मैं अपने अनुभव के तौर पे बताऊं, इस बीच में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हुई। गांव गली ढाणी ढाणी हम लोग घूमे, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मजलूमों से, शोषितों से मिले, उनके दुख दर्द सुने। देश के किसी कोने में चले जाओ, शोषितों की, मजलूमों की समस्या एक जैसी है, उनकी जिंदगी एक जैसी। बहुत सारी सीख लेके आया और ऐसी ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई अपने गृह प्रदेश में, तो बाद में ऐसी ऐसी सभाएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी जनता की ताकतें जुटी कि जो हौसला और हिम्मत जिससे हम लोग काम कर रहे हैं वो 4 गुना बढ़ गई। कि यहां तो मैं पैदा हुआ इस धरती पे, ये तो मेरा अपना क्षेत्र है, लेकिन जहां मैं भीम आर्मी के काम से, आजाद समाज पार्टी काम से, उनके संघर्षों की वजह से पहुंचा, वहां भी लोगों में ये विश्वास, उम्मीद, आशा की किरण है कि आने वाले कल में उनके साथ जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, उनका जीवन जो है अच्छा होगा और आने वाला कल देश में कमजोरों शोषितों का होगा, मजलूमों का होगा, उनको हक अधिकार मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, उनको तरक्की मिलेगी और वो एकजुट होकर ताकत बन के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है और इसमें हमारे मोर्चे बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी लीगल सेल, मिशन 78 की पूरी टीम और अनुशासन समिति के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और यहां के जो जनता के वोट से चेयरमैन बने भाई रवि चौधरी, उनको भी धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत, और भाई शमशाद अंसारी जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उनकी बात ना हो तो क्या होगा। पूरी जिंदगी उनके बहुत सारे साथी यहां हैं, जैसे वो 2 जुड़वा भाई जो हमारे साथी यहां आए थे मंच पे, वो उनके साथियों में से रहे, हमेशा वो उनके मंच की शोभा बढ़ाते थे। ऐसे लाखों साथी पूरे देश में जो मान्यवर काशीराम साहब के साथ रहे, आज वो इस आंदोलन से जुड़ के, इस आंदोलन के जरिए मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज इतने कम समय में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ये उनके संघर्षों का, उनके अनुभव का, उनकी जो दृढ़ संकल्प है उसका परिणाम है। सम्मानित साथियों, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आज का नहीं है। ये महाराष्ट्र की धरती पे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, उनसे सीख लेके छत्रपति साहू जी महाराज ने इसको आगे बढ़ाया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को गुरु मान के मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन का एक एक पल, अपने 4-4 बच्चे इस देश में
हमें बराबरी का अधिकार और स्वाभिमान सम्मान दिलाने के लिए लगा दिए। आज उनका कर्ज है हम लोगों पे। मैं अगर आपको याद दिलाऊं, क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी आपको आने वाले कल में नेतृत्व करना है, तो समय समय पे इस देश के शोषितों वंचितों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज उठाई और किसी ने उनकी मदद नहीं की। जिनके पास ताकत थी, जिनके पास बदलाव की चाबी थी, जब जमहूरियत आई, लोकतंत्र आया, तब भी और उससे पहले भी किसी ने आपके हकों की आवाज नहीं उठाई। आपके बीच के लोगों ने आगे बढ़ के अपना जीवन सुख सुधार कुर्बान करके समाज को उठाया। और फूले साहू के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के साथी के रूप में सर छोटू राम, संतराम बी.ए. प्रजापति जी, महामना रामस्वरूप वर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने समय समय पे अपने जीवन को महापुरुषों के रूप में जी के। महापुरुषों का जीवन मतलब कि अपना जीवन, अपनी सुख सुविधाएं त्याग करके समाज के लिए लगाना। इस तरह से यह आंदोलन आगे बढ़ा और बाबा साहब अम्बेडकर को जब साइमन कमीशन यहां हमारे लोगों की हेलो हेलो अंदर चालू कर दो। हेलो ये चालू है। हेलो 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 इसको चालू कर दो भाई। हेलो 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 धन्यवाद। मैं आपको याद दिलाते हुए बताना चाहता हूं कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सर छोटू राम उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। और साइमन कमीशन, अगर हम जानकारी हासिल करें तो इस देश में मजलूमों के हालात जानने के लिए आया था, जिसकी बात गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी कि भारत में हम लोग गुलामों के भी गुलाम हैं। और एक समय ऐसा आया कि जब बाबा साहब ने अपनी बात से प्रभावित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उन्होंने इस बात को सुना और कमजोर आवाज बाबा साहब को मिले। बाबा साहब की सारी बातें दमदारी और तर्क के साथ थी और उस समय के जो भारत के नेतृत्वकर्ता लोग थे, जो भारत की बात रख रहे थे, उनमें से एक जिनको हम आज भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने उस समय और उनके साथियों ने वैचारिक विरोध के कारण जितने भी मुस्लिम डेलीगेट वहां थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, उन सबको ये कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का साथ मत देना, हम आपको हर वो चीज आपकी मांग पूरी करेंगे जो आप चाहते हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के सारे मुस्लिम डेलीगेटों का कि उन्होंने अपने हक अधिकारों की परवाह न करते हुए, ये बात मानते हुए कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात सही है, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को कमजोर आवाज मिला। और बाद में वो बात 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट पे खत्म हुई, जहां से कमजोर शोषितों को आरक्षण मिला। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप पढ़ लिख के समझदार हो गए हो। अगर दोस्त दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो फिर आपके साथ जो जुर्म जाति अन्याय होगा, आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। इसलिए वो पुरानी जो बात थी वो आगे बढ़े,
ये कमजोर शोषितों की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी कमजोरों की एकता बने और एकता बन के इनके मसलात हल हो, इनको भारत में स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है। इसकी तैयारी करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित साथियों, मेरे जीवन को तो आप जानते हो, मैंने 16 महीने जेल काटी। जब दिल्ली में गुरु रविदास जी का गुरुघर तोड़ दिया गया तो मैं 66 दिन जेल रह के आया, और जब सीएम नाम से आया और कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था, तब हमने दिल्ली की जो ऐतिहासिक जमा मस्जिद है वहां से फैसला लिया कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि यहाँ मजलूम और जिसको आज टॉर्चर किया जा रहा मुसलमान वो अकेला नहीं है। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्होंने मुझे, मेरे साथी जानते हैं कि 250 लाठियां मारी होंगी, मेरे नखून तक खींच ले मेरे पैरों के, मेरे साथी जानते हैं इस बात को। और जब मैं जेल से आया, आपके यहाँ भी बिजनौर में गोलियां चली, आप इस बात को जानते हो। यही नहटौर में चली, यही नजीबाबाद में चली, जो लोग आंदोलन कर रहे थे। कई लोगों की जान गई, मेरठ में चली। मैं सबके घर घर गया है बताने के लिए कि अकेले मत समझना, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज हालात ये हैं, आज हालात ये हैं कि बाकी नेता तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं रुक पाता। इसलिए जितने षड्यंत्र हो सकते हैं उतने षड्यंत्र किए जाते हैं। और तो और सरकारें, जब ये आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोक नहीं पाती तो मेरे ऊपर गोलियां चलाती हैं। आपके प्यार आशीर्वाद से इनकी गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर एक भय, और ये भय मैं दूर करना चाहता हूं। आपको ये लगता है और आपको बार बार ये बताया जा रहा होगा कि भाई चंद्रशेखर का साथ देने से आप कमजोर हो जाओगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले आपने जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे तब आपने आरपीआई का साथ दिया, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का साथ दिया। फिर जब बाबा साहब चले गए आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जनता दल का साथ दिया। और जब मान्यवर काशीराम आपके घरों पे आते थे तो आप उनको कहते थे कि आप फलानी पार्टी को कमजोर करने के लिए आए हो। आप उनकी बात को शुरुआती दौर में नहीं सुनते थे। फिर एक समय आया जब आपने उनका साथ दिया तो आप ताकतवर हुए, और जब आप ताकतवर हुए तो आपकी जिंदगियों में परिवर्तन आया। आज मैं उसी दौर में हूं। आज फिर आप लोग डर रहे हो, आपको लगता है चंद्रशेखर का साथ देंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। जब आप मान्यवर काशीराम साहब का साथ देके ताकतवर हुए तो अपने खून चंद्रशेखर आजाद का साथ देके आप ताकतवर कैसे नहीं होंगे? मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्ति से नहीं है, जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक समय था जब मान्यवर काशीराम साहब गली गली और हर प्रदेश में जाके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करते थे। और जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, उस महाराष्ट्र की धरती के सभी नेताओं ने मान्यवर काशीराम साहब को यह कह के हटा दिया कि आपके बस का नहीं है, आप नए आए हो, आप नहीं कर सकते हो, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। और वो बार बार ये कहते थे कि बाबा साहब की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, लेकिन इससे हम लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कहते तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने ये करके दिखाया, उसी विचारधारा का झंडा डंडा पूरे देश में लहरा के दिखाया, ताकत बना के दिखाई। उनके आंदोलन की खूबी थी कि उनके आंदोलन से ऐसे नेताओं का निर्माण हुआ
जिनके पैरों में चप्पल भले ही 2 रंग की हो, जिनके घरों में भले ही छत ना हो, जिनके पास बड़े बड़े महल ना हो, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जो करोड़पति धन्ना सेठ ना हो, लेकिन यह आंदोलन की ताकत थी कि एक समय ऐसा था कि गरीब के बेटे विधानसभा लोकसभा में गए और जब मान्यवर काशीराम साहब चले गए, यहाँ के जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उन्होंने उनके नारों को ही बदल दिया। नारों में कितनी शक्ति होती है मैं आपको बताता हूं। जब मैं नारे कहूंगा जो बहुजन मूवमेंट को जानते हैं उनके दिल में आवाज आ जाएगी। ये नारा बताओ किसने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बताओ। ये नारा किसने दिया? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, बताओ। ये बताओ वोट हमारा राज तुम्हारा, नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा किसने दिया? जब ये नारे देने वाले लोगों ने इन नारों के बदौलत समाज को लगाया, जैसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने वहां किया महाराष्ट्र में कि ये विचारधारा बहुत अच्छी कामयाब हो सकते नहीं, ऐसे उनके लेफ्टिनेंटों ने किया कि 2006 में जैसे मान्यवर काशीराम साहब चले गए, उन्होंने कहा हम ये नारे को बदल के बहुजन से सर्जन कर देते हैं। बहुजन से सर्जन हुआ और आप देखो आज क्या हालात हो गई हैं। विचार हमारी शक्ति होती है, विचार हमारी ताकत होती है, विचार हमारा आधार होता है। जब आप विचार छोड़ते हैं तो आप अपना लक्ष्य छोड़ते हैं। पहले उन दलों का लक्ष्य होता था गरीबों की आवाज उठाना, आज उन दलों का लक्ष्य है अपनी और अपने परिवार की संपत्ति बचाना। आप ये सोच लो मेरे लोगों, आप पे इतने जुर्म जाति के अत्याचार हुए, सीएनपी जैसे मामले आए, 2 अप्रैल जैसे मामले आए, क्या कोई अमीर आपकी आवाज उठाने आया? आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहाँ लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दो, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पर नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पर नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिला घर से नहीं निकल पा रही। जब निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहाँ की, लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा आप सबकी बात सुनते हो, अगर वार्षिकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का क्षेत्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा उनके बच्चों को, जिनके घरों में, इनके घरों के चिराग बुझ गए। और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपति सुरक्षा हो सकते हैं, गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़े मकोड़े समझ के नजरअंदाज किया गया सरकार द्वारा। और हजरत 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहाँ दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे हाथ करके बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से, पूछता नहीं बताओ। हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ। अगर यहाँ गरीबों की बच्चे सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं है। वो सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। मैं तो हजारों मुकदमे हमारे साथियों के ऊपर लगे, मैंने कई बार जेल काटी, तमाम तरह की जो समस्या मेरे सामने खड़ी की गई, उन सारी समस्याओं से लड़ा। मगर आप बताओ मेरे लोगों, क्या मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा? पूरी जिम्मेदारी से बताओ। हर जुर्म जाति में मैं आपके साथ खड़ा। जिस नेता को आपने
वोट देके बनाया, वो तमाशा देखता रहा, वो एसी में पड़ के सोता रहा। और आपका चंद्रशेखर जो आपका बेटा बिजनौर के लोगों, नगीना के लोगों, वो आपके लिए सड़कों पे लड़ता रहा। ये लोकतंत्र है, आपके पास ताकत है। आप चाहो तो किसी को कुर्सी में बिठा दो और आप चाहो तो किसी को कुर्सी में पटक के जमीन में बिठा दो, ये आपकी ताकत है। आज हालात ये हैं कि संविधान खतरे में, हमें लोकतंत्र को बचाना, उसको स्थापित रखना है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना माननीय काशीराम साहब देखा वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर वास्तविकता में आप अपने आप को बाबा साहब की औलाद कहते हो, काशीराम साहब की औलाद कहते हो, तो आप बताओ, जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो आप चैन से कैसे बैठे मेरे लोगों? आप बताओ, आपको नींद कैसे आती है? आपका पेट कैसे भर जाता है जब आपके महापुरुष ने अपने बच्चे कुर्बान किए आपके लिए? आप उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो माने और काशीराम साहब की एक बात को बिठा बांधी। उन्होंने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मिशन आगे बढ़ाएंगे। और आप ये जानते हैं, एक भी दिन हम लोग और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठते। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को कि अगर आज लोकतंत्र जिंदा है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। आज अगर संविधान सुरक्षित है तो आप जैसे साथियों की वजह से है। संविधान को खतरा कैसे? क्या इस देश में धार्मिक आजादी बची है? अगर बची है तो आप करके देखो कोई धार्मिक प्रोग्राम, सड़क पे आपको पता लग जाए। यहां धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, यहां सामाजिक आजादी खत्म की जा रही है। गैर बराबरी सामाजिक जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव है और यहां कमजोरों को, गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है। और सरकार केंद्र की चंद पूंजीपतियों की सरकार बन गई है। मणिपुर चल रहा है, बहन बेटियां, बच्चियां, वहां के आदिवासी और वहां के क्रिश्चियन, ईसाई लोग देश की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुनेगा। लेकिन किसी की नेता की हैसियत नहीं हो पा रही है कि सरकार कहीं तालाबंदी करके सरकार से सवाल पूछे। क्या इस देश में आदिवासियों को, दलितों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को रहने का, पिछड़ों को रहने का हक नहीं है क्या? आप बताओ, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? क्या उन पर जुल्म जाति करने का? आज जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को करके देखो, एक आयोजन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन नहीं देंगे आपके आयोजन में आके आपका आयोजन खराब कर देंगे। ये हालत है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, न्याय धर्मशील अधिकार है, न्याय मिलकर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, निजीकरण हो रहा है, आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पेपर लीक हो रहे हैं, लूटपाट मची है। गरीबों की जमीन पे भाजपा के लोग आग बढ़ाए बैठे हैं, कैसे मौका मिला आपकी जमीन छीने, और जहां आपके आसपास के लोगों की छीनी होगी खूब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आज आपके कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचा के लोकतंत्र को, असली लोकतंत्र को, जिसमें गरीबों के हक की आवाज उठे, गरीबों का भी मान सम्मान है, उसको हम लोग को स्थापित करना है। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ, क्योंकि 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जब यहाँ से विदा हुए, उनकी संतानों को संकल्प ले लेना चाहिए था कि काशीराम साहब 10 साल में आपका अधूरा कारवा पूरा करेंगे। उनसे तो नहीं हुआ, जिनको वो ताकत देंगे, हम इसको कारवा को पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कसो और आगे बढ़ो। और अगर दुनिया की बात आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से, और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पे हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे, रोजगार नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीन इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए।
आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश में जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूंगा इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि अगर किसी का हक छीनेगा तो चुप नहीं बैठेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खबरवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करोगे तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूद चलो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, और इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएम पर एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे, और मैं आग्रह करूंगा भीम आर्मी के नौजवान साथियों से, मैं आज उनको सुनने के लिए बड़े मन से आया। जब वो अपनी बात रखें, आप उनको मन से बैठ के सुने, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना, जिस तरह की जानकारी उनके पास है, ऐसी जानकारियां मैं नहीं मानता भारत में 2-4 लोगों के अलावा किसी के पास होंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनको सुने। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, हम भारत की संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। जब आपका स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम सब लोग खड़े होकर भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसका संकल्प लेंगे। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों, आपने काशीराम साहब को मान्यवर काशीराम बनाया, आपने उनको इतनी ताकत दी कि वो जिस तरह सत्ता को बना देते, जिस तरह सत्ता को हटा देते। आपके पास ताकत है, आप चाहो तो अपनी ताकत दोबारा से आजाद समाज पार्टी के रूप में खड़ी कर सकते हो। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप इन नेताओं का गुलाम मत समझो। जो नेता आपकी तरफ नहीं देखते उनको अपना रहबर मत समझो। आप हालात देख लो क्या है। नेताओं की जिम्मेदारी है आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। फैसला आपको लेना है। मैं तो आपका बेटा, बिजनौर के लोगों, आपने, मैं नहीं आया जिला पंचायत में, आपने आज तक 9 जिला पंचायत जिता के मेरे भाइयों को इज्जत दी। तमाम हमारे नेता यहाँ खड़े जिनको आपने इज्जत दी, आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी लड़ाई लड़ूं। याद रखना, अगर आने वाले कल में आपने मुझे ताकत दी तो बिजनौर के लोगों को किसी की तरफ हाथ फैला के नहीं देखना पड़ेगा। मेरा वचन है, याद रखना। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत साजिश की मुझे रोकने के लिए, तुम लोग नहीं रोक सकते हो, तुमसे नहीं रुकेगा चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का काफिला। अगर रोकेंगे तो ये और बढ़ाएंगे तो ये, और अगर ठान ले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान को रोक नहीं सकता है। इतिहास भरत के दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः पार्टी के सभी लोगों का, संगठन के सभी लोगों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ हैं,
और तमाम साथी हमारे भीमानवी के राष्ट्रीय विज्ञान नहीं है, वो मध्य प्रदेश में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूं। तो अब आपको क्या करना है याद है ना, अब हमारे आज के अध्यक्ष बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, फिर हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर सभा समाप्त होगी। ठीक है, तैयार है हम लोग? मैं ही कहूंगा उनको।